कैप 4 BMBS लेक्चर नंबर 19। कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। हमने स्टेक होल्डर्स की दो काइंड्स पढ़ी थी। एक थे इंटरनल स्टेक होल्डर्स, जिनमें आपके डायरेक्टर्स थे, सीनियर मैनेजर्स थे, फर्म के शेयर होल्डर्स थे, एम्प्लॉयज थे। इसी तरह हमने स्टडी किए एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, जिसमें फर्म के सप्लायर्स थे, फर्म के बायर्स थे, इसके अलावा फाइनेंस प्रोवाइडर्स थे, कस्टमर्स थे, गवर्नमेंट थी, डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स थे, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस थी। ये सारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स थे। अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। कनेक्टेड स्टेक होल्डर बेसिकली उन्हीं जो स्टेक होल्डर्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, उन्हीं की एक और तरह से डिवीजन है कि स्टेक होल्डर्स को आप उनकी पावर के लिहाज से कैटेगराइज कर रहे हैं। तो इसमें हम स्टडी करते हैं कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। द स्टेक होल्डर्स that are not a permanent part of an organization but have significant influence insignificant influence on operations of the firm। ये वो लोग हैं जो स्टेक होल्डर हैं, लेकिन फर्म की डिसीजन मेकिंग में, फर्म के ऑपरेशंस के ऊपर इनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। दे आर कॉल्ड कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आएगा? ऑल स्टेक होल्डर्स except shareholders, directors, in fact not directors, executive directors and senior managers। इनके अलावा जितने भी स्टेक होल्डर होंगे बिजनेस के, दे आर कॉल्ड कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। यानी कि ये बिजनेस के साथ कनेक्टेड हैं। बिजनेस की डिसीजन मेकिंग के दरमियान इनसे कंसल्ट किया जाता है या इनकी रिजर्वेशंस को एड्रेस किया जाता है, लेकिन ये मेन डिसीजन मेकर नहीं हैं। दे आर कॉल्ड कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। सो कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स कौन होंगे? Not a part of decision making। ये डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं होंगे। डिसीजन मेकिंग के दौरान इनसे कंसल्ट नहीं किया जाएगा। सेकेंडली, नॉट अ फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। ये फर्म के फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होते। इसके अंदर आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी आ जाएंगे। नॉट इन एन इन्फ्लुएंशियल पोजीशन टू इम्पैक्ट फर्म्स और मैनेजमेंट्स डिसीजंस। और ये इस पोजीशन में नहीं होते, इतनी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में नहीं होते कि फर्म की जो मैनेजमेंट है या जो डायरेक्टर्स हैं उनके डिसीजंस को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर सकें। दे आर कॉल्ड कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। अगर कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स कोई इन्फ्लुएंशियल पोजीशन नहीं रखते फर्म के डिसीजन मेकिंग में, फिर फर्म के डिसीजन मेकिंग में इनका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है,
then why to address their stake, then why to study these stakeholders. नॉर्मली ये स्टेक होल्डर इन्फ्लुएंशियल पोजीशन नहीं रखते, लेकिन बाज केसेस में फर्म के ऑपरेशंस, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेल्स और बाज का फर्म की एग्जिस्टेंस वो पूरी की पूरी स्टेक पे आ जाती है इन स्टेक होल्डर्स की वजह से या इन स्टेक होल्डर्स के डिसीजंस की वजह से. दैट्स व्हाई इन लोगों के जो स्टेक हैं उनको एड्रेस करना जरूरी होता है फर्म के लिए. अब इसके अंदर कौन कौन से कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स आएंगे? यूजुअल कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स. आमतौर पे कौन कौन से लोग हैं जो कनेक्टेड स्टेक होल्डर में आएंगे? सबसे पहले नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. हमने ऑलरेडी स्टडी किया था. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो हैं जो फर्म के फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं हैं लेकिन फर्म को सर्व करते हैं. ये आमतौर पे फर्म को वो एक्सपर्टाइज या वो एक्सपीरियंस ला के देते हैं जो फर्म के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या मेन मैनेजमेंट टीम नहीं रखती. दे आर कॉल्ड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. इसी तरह एम्प्लॉइज, फर्म के एम्प्लॉइज ये लोग भी कनेक्टेड स्टेक होल्डर हैं. मेन सप्लायर्स, फर्म के मेन सप्लायर्स भी फर्म के कनेक्टेड स्टेक होल्डर हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें फर्टिलाइजर सेक्टर की, तो आपकी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड या सुई सदर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड ये दो की सप्लायर्स हैं पाकिस्तान में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के. फर्टिलाइजर के लिए नेचुरल गैस एक रॉ मटेरियल है, एसेंशियल रॉ मटेरियल है, और इस एसेंशियल रॉ मटेरियल की प्रोविजन सुई नॉर्दर्न गैस और सुई सदर्न गैस के पास है. बेसिकली पाकिस्तान में इनकी ड्यूपली एग्जिस्ट करती है. कोई भी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर इन दो फर्म से सप्लाई लिए बगैर फर्टिलाइजर प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता. सो ये दो फर्म्स तमाम फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर के मेन सप्लायर हैं. इसी तरह मेन बायर्स, आपके जो मेजर बायर्स हैं जो फर्म की टोटल सेल्स का, फर्म के टोटल रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन फर्म को पे करते हैं, दे आर कॉल्ड की कस्टमर्स और मेन बायर्स. ये वो लोग हैं जो फर्म की डिसीजन मेकिंग में तो शामिल नहीं होते, लेकिन बाज़ औक़ात ये लोग इतनी पावर रखते हैं कि फर्म के डिसीजंस को चेंज करवा सकें. अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं कि ये फर्म के ऑपरेशंस को या फर्म की डिसीजन मेकिंग को किस तरह से इफेक्ट कर सकते हैं, फर्म के डिसीजन मेकिंग को किस तरह से चेंज करवा सकते हैं. तो सोर्सेस ऑफ पावर ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और उसकी एग्जाम्पल. पहला है लीगल अथॉरिटी. लीगल अथॉरिटी कि किसी स्टेक होल्डर के पास कानूनी तौर पे इख्तियार मौजूद है कि फर्म की मैनेजमेंट को गाइड कर सके हाउ टू एक्ट, फर्म की मैनेजमेंट को वो कंपेल कर सकें कि वो अपने डिसीजंस मोल्ड करें, अपने डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को चेंज करें. बाज लोगों के पास ये लीगल अथॉरिटी होती है. आपका लॉ, आपका लेजिस्लेचर, आपके कंट्री की असेंबली, ये वो लोग हैं जिनके पास लॉ मेकिंग अथॉरिटी है. ये किसी भी फर्म को या पूरी इंडस्ट्री को लीगली बाउंड कर सकते हैं कि वो बाज काम करें या बाज काम ना करें. फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर्स have a legal authority to be consulted before any major
होल्डर्स के पास लीगली राइट है कि फर्म की मैनेजमेंट जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेगी, कोई मेजर डिसीजन लेगी, ऐसा डिसीजन जो फर्म को लॉन्ग रन में इफेक्ट करेगा, फर्म के ऑपरेशंस को, फर्म के मार्केट शेयर को, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को, या इवन उसकी एग्जिस्टेंस को लॉन्ग रन में इफेक्ट करेगा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि उस डिसीजन से पहले फर्म के शेयर होल्डर्स से उसकी मंजूरी ली जाए। फर्म के शेयर होल्डर्स किसी मेजर डिसीजन को अप्रूव करेंगे तभी वो डिसीजन इंप्लीमेंट होगा, अदरवाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस प्रोजेक्ट को, उस डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, वो चाहे फर्म के लिए कितना ही बेनिफिशियल क्यों ना। इसी तरह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स have a legal authority to put sanctions on firms in different ways, areas. आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास ये लीगल अथॉरिटी होती है कि वो फर्म को किसी भी तरह से बाउंड कर सकते हैं। उसमें बहुत से डिपार्टमेंट आते हैं। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, ये किसी भी फर्म को बाउंड कर सकता है कि किसी खास तरह का इक्विपमेंट इंस्टॉल किए बगैर फर्म अपनी प्रोडक्शन नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसके पास अथॉरिटी है, उन्होंने अपने एसओपीज बना रखे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर रखे हैं कि अगर किसी फर्म ने प्रोडक्शन बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके पहले कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज उनको पूरी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस शहर के अंदर फैक्ट्री नहीं लगा सकता, फैक्ट्री शहर से बाहर लगाई जाएगी। दूसरा, फैक्ट्री इंस्टॉल करने के लिए, मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए आप एग्रीकल्चरल लैंड सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको हर सूरत बैरल लैंड, बंजर जमीन इस्तेमाल करना पड़ेगी। इस तरह लेबर डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ सैंक्शन है कि किसी भी मजदूर को 70,500 से कम पर मंथ पे नहीं किया जाएगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम सैलरी है। इसी तरह लेबर डिपार्टमेंट की और सेक्शन है कि लेबर जिस जगह काम करेगी उस जगह को इस काबिल होना चाहिए कि लेबर की हेल्थ को इफेक्ट ना करे। ऐसे लोग, ऐसे वर्कर्स जो हैजर्डस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, रिस्की एनवायरनमेंट में काम करते हैं, उनके लिए खास तरह की शूटिंग और उनके लिए रिस्क अलाउंस स्पेशली पे किया जाता है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, पुलिस, आर्मी, इन्हें डेंजर अलाउंस भी पे किया जाता है और इनके लिए स्पेशल इक्विपमेंट या लिबास होते हैं। जैसे आजकल डॉक्टर्स को कोरोना से हिफाजत के लिए पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये वो लोग हैं जिनके पास लीगल अथॉरिटी मौजूद है। फिर दूसरा सोर्स ऑफ पावर, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस कस्टमर्स डिसीजंस। बाज लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, लेकिन वो कस्टमर के डिसीजंस को इफेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर उनकी बात सुनते हैं। हमारे मुल्क में तो इतना नहीं है, बाहर के मुल्कों में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन WWF या जितने भी आपकी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूरोपीय लोगों के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। तो ये तंजीमें, ये ऑर्गेनाइजेशंस बायर्स की बाइंग चॉइसेस को इफेक्ट करते हैं। ये लोगों को एनकरेज करते हैं कि आप सिर्फ उन कंपनीज की प्रोडक्ट बाय करें जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, जो कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, जो अपने वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करती हैं। सो इसमें कौन कौन आ सकता है? एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को पसंद करती हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, जो वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये तंजीम है जो कैदियों वगैरह की और इंसानी हकूक के लिए काम करती है। इसी तरह आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स भी अपने फॉलोअर्स के बाइंग डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं।
जिस तरह आज से चंद साल पहले PMLN ने डिसाइड किया था कि ये लोग जियो न्यूज के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये काम किया था और आजकल PTI ये काम कर रही है कि बाज ये अपने फॉलोअर्स को एड्रेस कर रहे हैं कि आपने फलां चैनल देखना है और फलां चैनल को आपने नहीं देखना। इसी तरह आपके रिलीजियस लीडर्स के पास भी ये पावर होती है कि वो अपने फॉलोअर्स के बाइंग डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सी के ऊपर एक एलिगेशन लगी थी कि लेज चिप्स के अंदर ये कोई फ्लेवर एनहांसर यूज करते हैं जिससे लेज का टेस्ट बहुत बेहतर हो जाता है। तो लेज के ऊपर हमारी रिलीजियस स्कॉलर्स की तरफ से ये इल्जाम लगा था कि ये फ्लेवर एनहांसर पिग फैट से हासिल करते हैं। अब हुआ क्या, जब हमारे मजहबी रहनुमाओं ने, रिलीजियस लीडर्स ने ये बयान दिया कि पेप्सी लेज के अंदर हराम मटेरियल इस्तेमाल कर रही है, लेज की सेल्स के अंदर सिग्निफिकेंट कमी आ गई और अल्टीमेटली लेज को अखबार में इश्तिहार देना पड़ा कई दिन तक लगातार कि हम लोग ये मटेरियल यूज करते हैं, लेकिन ये मटेरियल दो सोर्सेज से मिलता है, एक पिग फैट से और दूसरा मलेशिया में एक प्लांट पाया जाता है जिससे ये फ्लेवर एनहांसर मिलता है। और पेप्सी ने अपना इंपोर्ट लाइसेंस शो किया था कि हम मलेशिया से हलाल वाला फ्लेवर एनहांसर इस्तेमाल करते हैं, हम पिग फैट वाला यूज नहीं करते। तब लेस की सेल्स इंप्रूव हुई थी, लेस की सेल्स दोबारा से अपने पहले वाले लेवल पे आई थी। सो ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली फर्म में इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन बायर्स के बाइंग डिसीजंस को इफेक्ट कर सकते हैं। फिर कंट्रोल ओवर की रिसोर्सेज, अगर किसी स्टेक होल्डर के पास किसी मेन रॉ मटेरियल का कंट्रोल है, किसी मेन सप्लाई का कंट्रोल है, तो वो अपने रॉ मटेरियल की सप्लाई रोक सकती है या अपने रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज कर सकती है। फॉर एग्जांपल a major supplier of a key ingredient, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि कोई भी फर्टिलाइजर फर्म हो वो रॉ मटेरियल सिर्फ दो ही कंपनी से खरीद सकती है, सुई नॉर्दर्न गैस एंड सुई सदर्न गैस। इन दो के अलावा और कोई फर्म मौजूद नहीं है जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर को गैस इतनी बल्क क्वांटिटी में और इतनी लो प्राइस के ऊपर सप्लाई कर सके। सो सुई नॉर्दर्न गैस और सुई सदर्न गैस आपकी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर कंपनी को, इनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, क्योंकि इनके पास जो की रिसोर्स है उसका कंट्रोल मौजूद है। इसी तरह बाइंग पावर, अगर कोई बायर फर्म की टोटल सेल्स का एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन परचेज करता है तो वो फर्म की डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपकी सुपरमार्केट्स, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सुपरमार्केट्स इनके बड़े कस्टमर काउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट इतनी बड़ी फर्म है कि इसका बड़े से बड़ा कस्टमर इसकी टोटल सेल्स का 1% भी नहीं है। इसी तरह इसका कोई भी सप्लायर, बड़े से बड़ा सप्लायर, इसकी टोटल बाइंग का 1% भी नहीं है। लेकिन वॉलमार्ट खुद कई प्रोड्यूसर्स की टोटल सेल का 70%, 80% तक परचेज कर लेता है। उसका इफेक्ट क्या आता है? हमारे पाकिस्तान की एग्जांपल ली जाए तो मेट्रो कैश एंड कैरी, ये कई फर्म्स का एक बड़ा कस्टमर है। सो ये फिर अपने सप्लायर्स को बाउंड करता है, कंपेल करता है कि सप्लायर्स इसे ह्यूज डिस्काउंट प्रोवाइड करें सेल्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल मेट्रो कैश एंड कैरी पेप्सी से, कोक से, K&N से, मेन्यू वालों से हैवी डिस्काउंट लेता है कि वो इसको सेल के ऊपर हैवी डिस्काउंट्स ऑफर करें।
और मेट्रो उस डिस्काउंट का कुछ प्रपोर्शन कस्टमर तक शिफ्ट कर देता है। एज पर माय नॉलेज मेट्रो कैश एंड कैरी रोजाना 30 to 40 कंटेनर्स परचेज करता है खाली कोक के। ये कोका कोला बॉटल्स प्राइवेट लिमिटेड से रोजाना को 30 से 40 कंटेनर कोक परचेज करता है। जब इतनी बल्क क्वांटिटी में ये बॉटल परचेज करेगा, श्योरली को इसे हैवी डिस्काउंट देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप केएनएस को देखें, मेन्यू को देखें, सूफी चिकन को देखें, तो मेट्रो कैश एंड कैरी के लिए ये स्पेशल पैकिंग में प्रोडक्शन दे रहे हैं। बाकी आपको कहीं हर जगह नगेट्स, चिकन प्रोडक्ट्स हार्ड पैकिंग में मिलेगी, गत्ते की पैकिंग में, लेकिन मेट्रो कैश एंड कैरी पे आपको सॉफ्ट पैकिंग में मिलेगी, प्लास्टिक बैग के अंदर। सेम प्रोडक्ट लेकिन उसकी प्राइस 150 to 200 पर केजी कम मिलेगी। रीजन क्या है? मेट्रो कैश एंड कैरी बड़ा बायर है, तो ये अपने सेलर को, प्रोड्यूसर को कंपेल करता है कि वो इसे स्पेशल पैकिंग के अंदर चीजें प्रोवाइड करे। इसी तरह पोजीशन पावर, आपकी ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियंस, बास बार कोई इंप्लॉय या ग्रुप ऑफ इंप्लॉइज दूसरे इंप्लॉइज के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है, लोग उसकी बात मानते हैं, इंप्लॉइज अपने डिसीजन मेकिंग में उन लोगों से राय लेते हैं, तो ये लोग एक की इन्फ्लुएंस रखते हैं लेबर की डिसीजन मेकिंग के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल किसी भी फर्म के अंदर ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियन ये लेबर से अपनी बात मनवा लेती है, वर्कर्स अपने डिसीजन करने से पहले इन लोगों की बात सुनते हैं। सो ट्रेड यूनियन फर्म के मेन स्टेक होल्डर से अपनी कोई भी बात मनवा सकती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट, बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट या इंक्रीज इन सैलरीज। देन क्लेम ओवर रिसोर्सेस, कि किसी खास ग्रुप को या किसी खास पर्सन को किसी खास रिसोर्स के ऊपर क्लेम हासिल है, लोग उसकी बात सुनते हैं, रिसोर्सेस उसकी मलकियत में है या वो रिसोर्सेस को अपनी मर्जी से एलोकेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में जितनी भी एयरलाइंस हैं, पायलट इनका की रिसोर्स है जो आपके एयरक्राफ्ट को फ्लाई करवाएगा। बगैर पायलट के एयरलाइन नहीं चल सकती, और पाकिस्तान के तमाम पायलट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, दैट इज कॉल्ड पाल्पा। सो पाल्पा किसी भी एयरलाइन से अपनी बात मनवा लेती है, जब भी इनको सैलरीज में राइज चाहिए हो या किसी भी किस्म की इन्होंने सहूलत हासिल करनी हो अपने पायलट्स के लिए, ये इजीली फर्म्स को कंपेल कर लेते हैं। ये इजीली फर्म आपकी जितनी भी एयरलाइंस हैं उससे अपनी बात मनवा लेते हैं। And the last one, पर्सनल करिश्मा और इन्फ्लुएंस। करिश्मा मीन करिश्माती शख्सियत का मालिक होना। बाज लोग ऐसी शख्सियत के मालिक होते हैं कि लोग उनकी बात सुनते हैं, लोग उनकी बात मानते हैं। ये लोग भी किसी फर्म के बिजनेस को, किसी फर्म की ऑपरेशंस को इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर्स। हमारे मुल्क में बहुत सी ऐसी रिलीजियस पार्टीज हैं जिनके वर्कर उनकी बात को अपने ईमान का हिस्सा समझ के मानते हैं, तो जिस कंपनी की प्रोडक्ट का ये लोग बायकॉट करेंगे, इनके फॉलोअर्स उस कंपनी की प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे, वो कंपनी अपने लाखों या बात पर मिलियंस ऑफ कस्टमर से महरूम हो सकती है। सो ये वो कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स हैं और ये उनकी सोर्स ऑफ पावर है कि कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स फर्म से अपनी बात मनवा किस तरह सकते हैं।
ये लोग ना तो फर्म के इंप्लॉइज हैं, ना डिसीजन मेकिंग में शामिल होते हैं, ना इनके पास कोई फर्म के ऊपर खास इन्फ्लुएंस है, उसके बावजूद ये फर्म की डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट कर सकते हैं। फर्म की डिसीजन मेकिंग को वही इफेक्ट करता है जिसके पास कुछ पार हो। तो हमने डिफरेंट कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स के सोर्सेस ऑफ पार चेक किए हैं कि इनकी पार डिराइव कहां से होती है। अब मेंडेलोस स्टेक होल्डर्स मैट्रिक्स। मेंडेलोस आपका एक कह सकते हैं एक रिसर्चर था जिसने एक मैट्रिक्स बनाया था 2x2 का कि डिफरेंट टाइप के स्टेक होल्डर्स को, उनके स्टेक को आप किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। तो इसने कहा था किसी भी स्टेक होल्डर्स को एड्रेस करने के लिए जरूरी है कि आपको दो चीजें पता हो। पहली बात, उस स्टेक होल्डर का फर्म के अंदर इंटरेस्ट कितना है, क्या उसका मामूली सा इंटरेस्ट है या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। दूसरा, उस स्टेक होल्डर के पास इन्फ्लुएंशियल पोजीशन कैसी है, उस स्टेक होल्डर के पास अथॉरिटी कितनी है, उसको पता होना चाहिए। एक, उस स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट क्या है, दूसरा, उस स्टेक होल्डर के पास अथॉरिटी क्या है। इन दोनों चीजों को मिलाएंगे तब पता चलेगा कि आपने किसी स्टेक होल्डर को किस तरह से एड्रेस करना है। तो इधर इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, इधर और अथॉरिटी ऑफ स्टेक होल्डर। लो हाई, लो लो को ये शो कर रहा है 0 से, जैसे जैसे राइट को जाएंगे स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और हाईएस्ट इंटरेस्ट को ये शो कर रहा है पॉजिटिव 10 से। इसी तरह अथॉरिटी लो को शो कर रहे हैं, अथॉरिटी या पार 0 से शो कर रहे हैं और हायर अथॉरिटी को ये 10 से शो कर रहा है। सो 4 तरह के स्टेक होल्डर्स आ गए बिजनेस के अंदर। एक वो स्टेक होल्डर है जिसका फर्म के अंदर इंटरेस्ट 0 है, बहुत कम है, बहुत ही लो है। और अगर पार या अथॉरिटी देखी जाए तो इस स्टेक होल्डर की अथॉरिटी वो भी कम है, ना तो इसका इंटरेस्ट ज्यादा है ना ही इसकी पार ज्यादा है। इस तरह के स्टेक होल्डर को मुतमिन रखने की फर्म को कोई खास जरूरत नहीं होती। तो होगा क्या, मिनिमल एफर्ट। इस तरह के स्टेक होल्डर के कंसर्न्स को, इस तरह के स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मिनिमल एफर्ट कैसे काफी है। फॉर एग्जांपल फर्म के नॉर्मल बायर्स, स्मॉल बायर्स, ऐसे बायर्स जो फर्म के टोटल आउटपुट का बहुत कम परसेंटेज खरीदते हैं, इन लोगों का फर्म के अंदर इंटरेस्ट बहुत थोड़ा होता है और इन लोगों की फर्म के अंदर अथॉरिटी नियरली 0 होती है। तो इन लोगों के स्टेक को, इन लोगों के कंसर्न्स को बहुत ज्यादा एड्रेस करने की जरूरत नहीं है, मिनिमल एफर्ट काफी है। फॉर एग्जांपल नेस्ले पाकिस्तान का एक कस्टमर है जो नेस्ले का मिल्क परचेज करता है। एक हाउस होल्ड नेस्ले की टोटल सेल का शायद 0.0001% भी ना हो। सो इस बंदे की नेस्ले के ऊपर अथॉरिटी क्या है, नेग्लिजिबल, नियरली 0। और इस बंदे का नेस्ले के आउटपुट के अंदर इंटरेस्ट कितना है, वो भी मिनिमम है। तो नेस्ले को किसी भी इंडिविजुअल कस्टमर के इंटरेस्ट के लिए, उसके कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मिनिमल एफर्ट रिक्वायर्ड होगी। ये था आपका पहला स्टेक होल्डर। देन कम्स सेकंड टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स।
दूसरा स्टेक होल्डर, इस बंदे का फर्म के अंदर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन व्हाट अबाउट द अथॉरिटी और पावर, इस बंदे की फर्म के अंदर पावर या अथॉरिटी बहुत कम है। तो इसे क्या करना चाहिए? कीप इन्फॉर्म्ड। फर्म को इसे अपने डिसीजन के साथ वेल इन्फॉर्म्ड रखना चाहिए कि फर्म जो भी डिसीजन ले उस कस्टमर से रिलेटेड या ओवरऑल परफॉर्मेंस के मुताबिक इसे सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से आगाह रखे। फॉर एग्जांपल, कोई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, कोई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, इन ऑर्गेनाइजेशंस का फर्म के बिजनेस में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। ये देखना चाहते हैं फर्म एनवायरमेंट को किस तरह से इफेक्ट कर रही है, या फर्म एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए क्या काम कर रही है। लेकिन इसी एनवायरमेंट एजेंसी का पाकिस्तानी फर्म के ऊपर क्या इंटरेस्ट है? कोई खास नहीं। सो फर्म फिर करे क्या? इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है स्टेक होल्डर का, लेकिन पावर बहुत थोड़ी है, तो फर्म करे क्या? इन्हें बस बताती रहे कि वो इन लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रही है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में आयशा स्टील इस्लामाबाद में काम करने वाली फर्म है, तो इन लोगों ने इस्लामाबाद के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए 1 मिलियन ट्रीज प्लांट किए हैं। और लोगों तक ये खबर पहुंचाई किस तरह से है? आयशा स्टील ने, उन्होंने इस्लामाबाद के जो मेन स्क्वायर्स हैं, जो मेन चौक है इस्लामाबाद के, वहां उन्होंने अपने बैनर्स लगाए थे लार्ज साइज के कि हम इस्लामाबाद में 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करेंगे, ताकि इनके बायर्स वेल इन्फॉर्म्ड रहें इनके डिसीजन के मुताबिक। That is second type of stakeholder. Then comes third type of stakeholder. इनका फर्म के अंदर इंटरेस्ट जो है वो वीक है, लेकिन इनकी फर्म के अंदर जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। फर्म की डिसीजन मेकिंग को ये लोग इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्म के की सप्लायर्स, फर्म के की सप्लायर का फर्म के ऑपरेशन से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, आउटपुट से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो फर्म के ऑपरेशंस को इफेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी, सुई सदर्न गैस और सुई नॉर्दर्न गैस, इनका किसी इंडिविजुअल फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर के साथ कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर बाउंड है, मजबूर है इन्हीं से रॉ मटेरियल लेंगे, लेकिन सुई नॉर्दर्न गैस और सुई सदर्न गैस अपनी प्राइस से किसी भी मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्शन बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं, यील्ड को इफेक्ट कर सकते हैं। सो ऐसा स्टेक होल्डर जिसका इंटरेस्ट तो बहुत कम है लेकिन पावर बहुत ज्यादा है, उसके लिए क्या करना होता है? हमें कीप सेटिस्फाइड। इस तरह के स्टेक होल्डर्स को फर्म में सेटिस्फाइड रखना होता है कि आप उनको सेटिस्फाइड रखें, उन्हें अपनी परफॉर्मेंस से मुताल्लिक बताते रहें और उनकी डिमांड्स को पूरा करते रहें। और एंड पे आते हैं वो लोग जिनका फर्म के अंदर इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है और उनकी अथॉरिटी या पावर भी बहुत ज्यादा है। ये आपके की प्लेयर्स हैं। ये वो लोग हैं जिनका फर्म में इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है, इनके पास पावर भी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ और शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर बिजनेस के ओनर्स हैं, तो इनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। और शेयर होल्डर का अथॉरिटी क्या है, पावर क्या है? ये किसी भी डायरेक्टर को हायर या फायर कर सकते हैं, किसी भी किस्म का रिम्यूनरेशन ऑफर कर सकते हैं, किसी भी किस्म का बोनस ऑफर कर सकते हैं। सो इन लोगों को अपने डिसीजन मेकिंग में शामिल भी करना होता है, इन्हें अपनी परफॉर्मेंस से इन्फॉर्म भी करना होता है और इन्हें अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई भी करना होता है। तो 4 तरह के स्टेक होल्डर्स हैं और कोई भी फर्म अपने स्टेक होल्डर्स से कनेक्ट करते हुए, उनको अपने साथ एंगेज करते हुए 2 चीजें देखती है। एक, उस स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट कितना है फर्म के अंदर, और दूसरा, उस स्टेक होल्डर के पास पावर या अथॉरिटी कैसी है। कल इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक को फर्दर आगे लेके चलेंगे। आज के लिए काफी है। अल्लाह हाफिज।